नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक का पार्ट वन ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो है वो है पार्ट 2। जेनेटिक में जो भी क्वेश्चन बच गया था हम इस पार्ट 2 में सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें आखिरी तक। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो वो करते हैं आपका मेंडल के। डैश के प्रयोग किसके प्रयोग से? तो वो मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, वो होगा मेंडल के प्रयोग से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा यह कथन आपका गलत है। गलत कथन के बारे में बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो इसमें देखिए डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो ये आपका क्या है? कथन सत्य है। उसके बाद यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है, ये भी सत्य है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, ये आपका क्या है? गलत है। तो इसमें वही बोल रहा कि गलत कथन कौन सा है, तो ये आपका हो गया गलत ही बताना था। तो इसमें केवल क्या होगा? सी, केवल सी आपका गलत है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? डैश की उपस्थिति में अधिक विविधता का कारण है। विविधता का कारण है किसकी उपस्थिति में अधिक विविधता का कारण है? अलैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन, वनस्पतिक प्रसार या उत्तक संवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको जाकर के यौन प्रजनन, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में आपका गलत है। गलत कथन कौन सा उसके बारे में बताना है। तो इसका जो कथन गलत होगा वो होगा बी नंबर, कि एक स्त्री में दो एक साथ एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते नहीं, ये गलत है। बाकी आपका पहला सत्य है कि एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्म मिलकर युग्मनज बनाते हैं, ये भी कथन सत्य है। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। पूछ रहा था गलत कथन कौन सा है, तो बी आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होते हैं। तो मनुष्यों में पुरुष के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होते हैं, तो वो होगा जाकर के आपका एक्स वाई समूह होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? तो डीएनए का अर्थ का मतलब यहाँ फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म होगा आपका जाकर के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से, स्वांगीकरण से, अनुवांशिक गुण लक्षणों का संचारण से या पोषण से। तो यहाँ पर जब का राइट आंसर होगा वो होगा अनुवांशिक गुण लक्षणों का संचारण से होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि त्वचा का रंग, आंखों का रंग, नख की आकृति और कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण होते हैं। तो जीन के कारण, वातावरण के कारण, जीन और वातावरण के कारण, विशिष्ट संख्या में क्रोमोसोम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन के कारण। अगला प्रश्न क्या है कि सभी मामलों में इनमें से कौन सा एक वंशानुगत दोष है? कौन सा इनमें वंशानुगत दोष है? तो वो है जाकर के आपका थैलेसीमिया होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में कौन सा वंशानुक्रम लक्षण नहीं है, वो बताना है कौन सा नहीं है। तो लंबाई है, रक्त समूह है, आँखों का रंग है, जबकि वजन आपका नहीं है। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न कि वंशानुक्रम के नियम किसने दिए जो आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका जाकर के ग्रेगर जोहान मेंडल। ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका क्या है, एक भूरी आंखों के आदमी ने एक नीली आंखों की महिला से शादी की, उनके बच्चों की आंखों का रंग क्या होगा। यहाँ दे दिया ब्रैकेट में कि जीन प्रभावी और बी जीन प्रभावी और बी जीन अप्रभावी होगा, यानी कि जहाँ जो पुरुष का जो जीन होगा वो प्रभावी होगा और जो महिला का जीन होगा वो अप्रभावी होगा। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो उनके सभी बच्चे भूरी आँखों वाले होंगे, भूरी आँखों वाले होंगे, क्योंकि कि जो आदमी का जो आंखें था वो कैसा था, भूरी आंखों वाला था और वो प्रभावी था, जबकि महिला वाला था अप्रभावी था। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है, वो बताना है। तो वो होगा जाकर आपका उत्परिवर्तन होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, वर्ण अंधता निम्न में एक दोषपूर्ण जीन के कारण होती है, किसके कारण होती है, वो होगा जाकर आपका एक्स क्रोमोसोम। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चचेरे भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि किसकी विशेषताएं परिवार के किस अग्रज से मिलती है, कौन सा विषय उनके निष्कर्षणों की व्याख्या कर सकता है, क्रमिक विकास, आनुवंशिक विज्ञान, अनुकूलन या शरीर विज्ञान। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा जाके आपका आनुवंशिक विज्ञान, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक वर्धन व्यक्ति के लिए लाल रंग कैसा दिखाई देता है। एक वर्धन व्यक्ति के लिए लाल रंग जो दिखाई देगा वह दिखाई देगा आपका जाकर के हरा दिखाई देगा। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीन का समूह क्या है, यानी जिसको जीनोम बोलते हैं, जीन का समूह क्या है उसके बारे में बताना है। तो एक जीव में नाभिकीय डीएनए का पूर्ण रूप, यही है आपका जीन का समूह। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, तो जीन बने होते हैं आपका जाकर के डीएनए, क्योंकि डीएनए के ही खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। जीन क्या है, सेम क्वेश्चन है, रक्त समूह है, डीएनए कोड है, अस्थि मज्जा में सेल है, या मानव की विशेषताओं का प्रकार है। तो जिसका राइट आंसर होगा वह डीएनए का क्या होगा, कोड होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक हाइब्रिड क्या है या वंशज है, इसे बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो वो होगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी कि दो भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले माता पिता का यह हाइब्रिड है। तो आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीन के विषय में क्या कथन सत्य नहीं है, वे हैं, कौन सा कथन इसमें आपका सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो वो होगा कि किसी भी परिवर्तन हेतु असमर्थ होते हैं, यही आपका गलत है। बाकी क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, यह सत्य है। जीन के विषय में बताना, जीन क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, ये सत्य है। डीएनए के भाग होते हैं, ये भी सत्य है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं रखते हैं, ये भी कथन सत्य है। किसी भी परिवर्तन हेतु असमर्थ होते हैं, ये आपका गलत है, वही गलत कथन पूछ रहा था। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माता पिता से लक्षण विरासत में पाने के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से कौन सा है, कोशिकाएं हैं, जीन है, साइटोप्लाज्मिक अंग है या उत्तक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संस्करण मटर के बोनों पौधे से कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संस्करण गोल बीज वाले बोने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। तो बताना है किस प्रकार के होते। तो वो होते आपका गोल बीज वाले बोने पौधे। सॉरी, इसका डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोल बीज वाले लंबे पौधे। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख सकते हैं आपका चित्र दिया गया है कि निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच का संस्करण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संस्करण से निकाले
जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है वो बताना है कि इसमें कौन सा आपका गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए आपका फिगर, ये आपका फिगर दिया गया है, यहाँ पर निषेचन, उसके बाद यहाँ स्वनिषेचन दिया गया। ये F1 है पीढ़ी और ये F2 पीढ़ी है, देख सकते हैं। अब कौन सा कथन इसमें आपका गलत है, वही गलत कथन पूछ रहा है। कौन सा यहाँ लिखा हुआ है ना कि किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है, तो वो आपका C नंबर में गलत दिया गया है कि लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है, ये गलत है। बाकी केवल लाल रंग ही प्रभावी है, सत्य है। वंशागत लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्याप्त नहीं होते, ये भी सत्य है। और हरा अप्रभावी होता है, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न क्या है कि जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, तो वो करते हैं हार्मोन। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो वो करते हैं हार्मोन्स के माध्यम से जीन जो है गतिविधियों के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, तो वो आपका देखिए मटर के पौधों की लंबाई का किया था, बीज की आकृति का भी किया था, फूलों के रंग का किया था, जबकि पत्तों की आकृति का नहीं किया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्म में से एक डैश थे, कौन से थे वो बताना है। तो वो आ जाएगा बैंगनी और सफ़ेद फूल। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मनुष्य के लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा सभी सही है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा इसमें आपका गलत है वो बताना है। तो जो गलत है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, ये आपका गलत है। बाकी माता और पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों में 2 संस्करण होना चाहिए, ये भी सत्य है। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के DNA से प्रभावित होते हैं, ये भी कथन हो सकता है, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न क्या है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बोनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्यों कहा गया उसके बारे में बताना है। क्योंकि कोई पौधे लंबा ही होगा, भले ही उनके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन हो। तो यही इसका क्या है, सत्य है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब एक गोल हरे बीज वाले पौधों का संस्करण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के साथ कराया जाता है, तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे। क्या होंगे, तो वो होंगे जाकर के आपका गोल और हरे बीज वाले होंगे। तो 20 का राइट आंसर होगा। ये चैप्टर थोड़ा क्या और झरा टाइप का लगता है। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, वो बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, नहीं, ये गलत है। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, ये लिखा निश्चित, ये निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। बाकी उस समय तक उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, सत्य है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, ये भी सत्य है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, यह भी कथन क्या है, सत्य है। इसमें पूछ रहा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो वो होगा जाके ऑप्शन नंबर डी। ये हाल ही के अभी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, तो वो कर सकता है घोंघा। वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया कि निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ये अपना लिंग बदल भी सकते हैं, तो वो होगा जाकर के आपका घोंघा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है,
तो वो हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन क्या, घोंगा हो जाएगा। क्या होगा, घोंगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे का एक बोने पौधे के साथ संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या है। दो टाइप का होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसमें जो जीनोटाइप का जो अनुपात हो जाएगा वो होगा जाकर के आपका 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है। गलत कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत। तो ऑप्शन नंबर होगा सी कि युग्म निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ये कथन सत्य है। प्रत्येक जीन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी सत्य है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो वो होगा कि नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होते हैं। क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई, पुरुष में क्या आता, एक्स और वाई, वही पूछ रहा है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि नहीं, उनके आकार और गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल के प्रयोगों में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधों का संस्करण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधों के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधों का स्वपरागण कराया जाता और उनसे 500 मटर एकत्रित किए जाते तो निम्न में से कितने हरे रंग के होते। तो इसमें होगा आपका 100, लगभग 110। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या है। इनमें से कौन सा कारण बताना है कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, वो बताना कि कौन सा गलत है। तो सी आपका गलत है कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, ये आपका गलत है। बाकी सही है कि मेंडल के विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल या झुर्रीदार बीजों लंबे या बोने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया गया, ये सत्य है। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लिया, उनके संस्करण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे, ये भी सत्य है। F2 संतति में लंबाई और बोनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशागत हुए थे, यह भी क्या है, सत्य है। गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है आपका जाकर के DNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न क्या है कि एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संस्करण परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे लंबे होने का क्या कारण है। लंबे होने का कारण क्या है वो बताना है। तो वो होगा क्योंकि पौधों की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो किसमें होता है, वो हो जाएगा कि मानव मादाओं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पूछा कि डैश में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो वो हो जाएगा मानव मादाओं में, यानी फीमेल में। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया उसके बारे में बताना है। क्योंकि वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है
कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ये इसका क्या है, कथन सत्य है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। जो प्राप्त अनुपात होगा वो होगा 9:3:1, 9:3:3:1। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न कि मेंडल ने दो प्रयोग किए, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा नंबर छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हमें क्या परिणाम देखेंगे, उसके बारे में बताना है। हम देखेंगे कि प्रयोग फर्स्ट में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। किसने किया था, तो वो किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे। तो जो उनके कितने लक्षण भिन्न थे वो थे 2। तो यहाँ पर हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था सारे के सारे हमने ये पार्ट 2 में जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी था हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमने डिस्कस कर दिया है। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा पोषक पदार्थ पर। किस पे आएगा, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ से जितने भी प्रश्न पूछा गया अभी तक रेलवे में सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और हमारा ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी और भी जितने भी एग्जाम होंगे, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सारे के सारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग पूरा सेशन अंत तक जरूर देखें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।